मामला सिर्फ चेयरमैन नैब की तकर्री का नहीं है, इलेक्शन कमीशन के मामलात के ऊपर भी हुकूमत तनाज़े का शिकार दिखाई देती है। आजम स्वाति साहब ने जिस अंदाज से स्टेटमेंट दिया, उसके साथ फवाद चौधरी साहब भी स्टेटमेंट देते रहे, फिर बाज पुश हुई, नोटिस लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। क्या इस तरह से इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट हेड ऑन ले सकती है? मैं ये सवाल करूंगा जनाब कंवर दिलशाद साहब से, इंतहाई काबिल एहतराम है। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कोई भी हुकूमत इस तरह से हेड ऑन ले सकती है इलेक्शन कमीशन को? कंवर साहब, देखो जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसके वही इख्तियारात हैं, वही प्रोटोकॉल है आइन के कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब हुकूमत ने बिला वजह अपना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ मुहाजराई की, जिससे हमें बड़ा अफसोस हुआ। वो इलेक्शन कमीशन ने अपने एक टेक्निकल राय दी कि इसमें ये जनाब 37 के लगभग जो एतराज़ात हैं, तो वो आप एक हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, इनका इतना बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास मिनिस्ट्री है, साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, नस्ट इनके पास मौजूद है और बड़े बड़े इदारे हैं, तो उनकी एक माहिरीन की एक कमेटी बन जाती और जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने एतराज़ात या सिफारिशात या जो भी अपनी तजावीज़ दी हैं उसका वो अजाला कर देते। सिस्टम बड़ा अच्छा है। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक जो है एक डिजिटल जो है हमारे इलेक्शन में एक नई जदीद तरीन जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, लेकिन बहरहाल अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसकी ऑनरशिप नहीं लेते जब तक कि हमारी एतराज़ात को दूर नहीं कर दिया जाता, तो बड़े बहमी तरीके से अच्छे तरीके से बैठ कर उसको आपकी जो है वह फाम व तफ़हीम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जितने भी एतराज़ात थे वो दूर किए जा सकते थे। टेक्निकल ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बाद इसके बरक्स हमें नहीं मालूम कि क्या मामला पेश आया। बिला वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को गाली गलोच, करप्ट, रिश्वतखोर, किसी पार्टी के माउथ पीस कह दिया। चलें, पहले दिन कह देने में कोई हर्ज नहीं, हो जाती कमेटी के अंदर अपने हंगामराई भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो मसलसल 2 हफ्ते हो गए और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये हमें बड़ा अफसोस है। परसों काबीना के इजलास में भी ये कहा गया, जो फवाद चौधरी साहब ने बाहर आकर अपने काबीना की तर्जमानी की कि जनाब हम चीफ इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे, हम इसके लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। भाई ठीक है, आपके पास इख्तियारात है, आप आइन के आर्टिकल 209 के तहत जब चाहें चीफ इलेक्शन कमीशन या उनके मेंबर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा सकते हैं जुडिशल कमीशन में, ये आपको आइनी इख्तियारात हैं। लेकिन बरमला कहना, मीडिया में कहना, ये अच्छा नहीं लगता। आपके पास तमाम आइनी इख्तियारात हैं, कानूनी इख्तियारात हैं, आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख बचाने के लिए, अपने इदारे की इज़्ज़त बचाने के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अब नोटिस जवाब के बारे में फवाद चौधरी साहब ने तो 6 हफ्ते की मोहलत मांगी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मर्ज़ी है कि 6 हफ्ते देते हैं, 2 हफ्ते देते हैं। लेकिन ये बात हकीकत पर मबनी है कि जब नोटिस जारी किए गए तो फवाद चौधरी साहब ने उस नोटिस को तस्लीम कर लिया। ये फवाद चौधरी साहब की अच्छी बात है, कोई शाइन बात है, चूँकि वकील भी हैं, वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं। अब इसका वो जवाब दें, जो भी जवाब देंगे, लेकिन हालात इस तरह नज़र आ रहे हैं कि बिला वजह हमें समझ नहीं आई। इतनी फेडरल गवर्नमेंट है, काबीना है, किसी वज़ीर ने, किसी मशीर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं इदरा किया, नहीं उनको ब्रीफ किया कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ मुहाजराई करने से, एक आइनी इदारे से मुहाजराई करने से नुकसान तो गवर्नमेंट को पहुँचेगा, इलेक्शन कमीशन की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो तो आइनी इदारा है। तो इस लिहाज से हम ये चाह रहे हैं कि अब भी वक्त है कि बैठ के तसल्ली के साथ आप इसके अफहाम व तफ़हीम कर लें, और जो हमारे मिनिस्टरों ने बुरा भला इलेक्शन कमीशन को कहा है, एक माफ़ीनामा दे दें, कोई बात नहीं, पार्लियामेंटेरियन हमेशा माफ़ीनामा देते रहते हैं, तो ताकि मामले अच्छे तरीके से तय हो जाए। और सिस्टम बड़ा अच्छा है और सिस्टम में जो खराबी है वो दूर करनी है। कंवर दिलशाद साहब, हुकूमत का नुमाइंदा हो या चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, क्या ये इख्तियार कतई तौर पर नहीं रखता कि अगर उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो शेडी नजर आता है उसकी नज़र में, चाहे वो इल्ज़ाम ही क्यों ना लगा रहा हो, तो वो उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकता? कंवर साहब, हाँ, नहीं कमेंट, देखो जी, कमेंट्स तो आप देखें जी, कमेंट करने को कोई हर्ज नहीं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहना कि ये करप्ट हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं, या इनका ये किसी अपोजिशन के माउथ पीस हैं, या अपोजिशन का गढ़ बन गया है, ये करप्ट लोग हैं, इनको हटाया जाए, इनसे इस्तीफा, ये बातें जो होती हैं ये नामुनासिब होती हैं। जब उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, ये मुनासिब बातें नहीं होती। बाकी क्रिटिसाइज़ करें आप, उनकी पॉलिसी पर इतराज़ करें, हमें आपके फैसले पे जो है हमें इसके कबूल नहीं है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन मुतबादल रास्ता भी बता दें, रास्ता भी कहे जी हम इसके बारे में करते हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की
तो तफाजात को दूर नहीं किया जाएगा, उनके एतराज़ात को दूर नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसकी ऑनरशिप तो नहीं लेगा ना। जब इसकी ऑनरशिप नहीं लेगा तो फिर बताइए कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो इस पहले ये मुतनाज़ा बन गई, अभी तो कानून साजी भी होनी है। तमाम स्टेक होल्डर जो हैं बशमूल अपोजिशन, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, सिविल सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है, इंटरनेशनल रिपोर्टें हमने पढ़ी हैं, उसमें भी इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें दूर की जा सकती हैं। हर चीज़ का तरीका होता है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया ठीक भी हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें ठीक होने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप उसको बुरा भला कहें कि हम आपके ख़िलाफ़ आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते, आप छोड़ क्यों नहीं जाते, ये लफ्ज़ जो होता है ये गैर मुनासिब होता है, ये नामुनासिब है और अफसोसनाक भी है। जमशेद इकबाल चीमा साहब की जानिब में जाऊँगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे कादिर खान मंदोखेल साहब की, बड़ा सख्त क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, आपको भी ये तक कहा कि वीडियोज़ मौजूद हैं आप लोगों के पास, और अभी कंवर दिलशाद साहब का भी शिकवा जो है वो आपने सुन ही लिया होगा। आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे चीमा साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो का कल्चर जो है ये तो मुस्लिम लीग नून लेके आई है, और नहीं ये आप कह लें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं। आप नाम लेना किसी बंदे का जिसकी वीडियो ना मौजूद हो, क्या उससे सुधर गया कोई बंदा, या उसने अपना स्टांस चेंज कर लिया है? ये सारा आप सिर्फ आपका सारा ये नैब चेयरमैन ही वीडियो की वजह से कंप्रोमाइज़ हो गया है। यहाँ मुझे नाम बता दें ज़रा, मुझे मतलब किसी पार्टी लीडर का बता दें, उसके डिप्टी का बता दें, उसके बेटे का बताएं, बेटी का बताएं, बाकी बताएं। सर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमें पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए, इस लेवल पे जाना नहीं चाहिए हमें कि वीडियोस का जिक्र करें, वीडियोस की धमकियां दें, आप फौजियों को धमकियां दें, सुप्रीम कोर्ट वालों को दें, आप सियासतदानों को दें, एक दूसरे को दें। तो अगर जरदारी साहब किसी वीडियो की वजह से चेंज नहीं हुए, इमरान खान साहब नहीं हुए, मैं नहीं हुआ, कोई और नहीं हुआ, तो ये आपका मरियम बीबी नहीं चेंज हुई, नवाज शरीफ साहब नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब नहीं हुए, तो ये नैब वाला जो है वो वही चेंज हो गया, वीडियो की वजह से कंप्रोमाइज़ हो गया, बाकी कोई भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये वैसे ही आप पहले पिछले दिनों मुस्लिम लीग का एक बंदा कह रहा था ये बैठते कैसे हैं घर में अपनी बेटियों के पास, शहबाज शरीफ कैसे बैठते हैं हमें बता दें ज़रा, नवाज शरीफ कैसे बैठते हैं बेटियों के साथ। मतलब ये इस तरह ह्यूमिलेट करना, और फिर साथ ही फ़िक्रा क्लोज करके कहना है कि PTI को चाहिए कि अदारों की तकरीम करें। भाई ये अदारों की तकरीम है क्या? आप क्या कह रहे हैं उनको, आप अपना चेयरमैन नैब को आप क्या कह रहे हैं? मतलब और ऐसे लोग कह रहे हैं जो चलो मैं लीडरों को तो जानते हैं, उनको अपने आप को भी जानते हैं। सो मैं समझता हूँ इश्यूज़ पे बात करें, पर्सनल लेवल पे बात ना करें, ये फैमिलीज़ पे ना जाएं, लोगों के पर्सनल करैक्टर पे ना जाएं, ये बड़ी ही घटिया हरकत है, घटिया रवायात हैं, ये छोड़ दें। नहीं वो फैमिलीज़ पे तो नहीं जा रहे, लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली कही है और हमें भी नज़र आती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ कहते थे कि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी बड़ी पोजीशन पे हो, लेकिन अगर टीम में से कोई ऐसे साहब हों जिनके भाई को किसी बड़ी पोजीशन पे रख दिया जाए, प्रोसिक्यूटर नैब बना दिया जाए, तो उसके ऊपर फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे चीमा साहब? मुझे पहले मंदोखेल साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर, दूसरा बात मुझे रिस्पॉन्ड कर लेने, कंवर दिलशाद साहब की बात पूरी समझ तो नहीं मुझे आ रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि आप कह लें कि इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊँ आपको, ये बात असूली तौर पर उनकी ठीक है, ये बात असूली तौर पर ठीक है, लेकिन बात को सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ दूसरे बंदे के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। मसलन जस्टिस इफ्तार हैं, जस्टिस इफ्तार साहब ने जिस तरह चीफ जस्टिस बन के रहे हैं यहाँ, अब उनके बारे में कोई बात ना करे, क्यों ना करे भाई, कैसे ना करे? जस्टिस इफ्तार ने जो कुछ इस मुल्क में बोया है, उनके बेटे के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में लोग बात ना करें, इतनी मुकद्दस गाय क्यों हो गया भाई? वो एक बंदा करप्ट था, एक बंदे ने चम के सिक्के चलाए, किसी की अथॉरिटी को नहीं माना, जमहूरियत को नहीं माना, किसी फैसले को नहीं माना, तो उसके बारे में हम बात ना करें, क्यों ना करें? और आज साकिब निसार के बारे में लोग क्यों नहीं बात करते? मुझे आज अगर जस्टिस इफ्तार चाहता है कि बात ना करें, या आज का चीफ जस्टिस चाहता है बात ना करें, वो जस्टिस इफ्तार जैसी या साकिब निसार जैसी हरकत ना करे, ये ज़रूरी है। ये हमसे ना तवक्को करे कि वो यहाँ जो कुछ भी चाहें करें, ठीक है, और हम बात ना करें। हम गूंगे हैं, कोई बेजान है, हम मतलब कोई इतने डरे हुए हैं, कोई गुलाम है किसी के बाप के? और कोई किसी के बाप का गुलाम है? 23 करोड़ लोग हैं यार, कोई ना कोई बोल पड़ता है, कोई ना कोई लिख देता है। सो मैं समझता हूँ जिसने बंदे ने तकरीम करानी है, अदारों की तकरीम करानी है, जब अदारों के लोग चेयरमैन बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, वो वहाँ तक जाने का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस तक उसकी उम्र 55-60 साल हो चुकी होती है, उसमें बड़े सारे फिल्टर से गुजर चुका होता है। वहाँ जाके फिर अदारे की, पूरे अदारे की, वो अगर आईनी हो तो उसकी बड़ी बात है, उस अदारे की तकरीम कराए। और उसकी जिम्मेदारी ये भी, एक तो ये कि जो अपना प्रोफेशन है उसका प्रोफेशनल ड्यूटी करे, और दूसरा उस अदारे की तकरीम भी कराए, ये ज़रूरी है। लिहाजा यहाँ पे देखें जो चीफ जस्टिस अपना चीफ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है,
मतलब उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोई ऐसा एक्ट करें या न्यूट्रलिटी शो करें या चीफ इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो आप कह लें कि बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है, कस्टोडियन है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या एज अदारा इलेक्शन कमीशन जो है ये उसकी जिम्मेदारी है। और करंट सिचुएशन जो है वो ये है कि 1977 का इलेक्शन जो पहला था, जिसमें 4 आप कह लें कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बिला मुकाबला जीते, ठीक है, और उनके मुखालफिन को जेलों में डाला गया ताकि कागज़ जमा न कराएं। उस इलेक्शन से लेके आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले हारने वाला धांधली ना कहे। उसके मुंह जो पहला लफ्ज़ निकलता है वो धांधली निकलता है। दूसरा लफ्ज़ जो जीतता है वो कहता है जी मेरे साथ भी धांधली हुई थी, अगर मेरे साथ धांधली ना होती तो मैंने इससे भी ज़्यादा सीटें लेनी थी। सो अगर जीतने वाला भी नहीं मान रहा इलेक्शन को, हारने वाला भी नहीं मान रहा इलेक्शन को, और 1977 से लेके आज तक नहीं माना, तो कोई इंप्रूवमेंट करें इसमें, कुछ चेंज लेके आए इसमें। या आप कस्टोडियन है इसके, आप हमसे मदद मांगें, हमारी को ड्यूटी लगाएं, हम आपकी मदद करें। आप आराम से लेटे हुए हैं, हम आपको कहते हैं कि देखें इलेक्शन में सबसे इशू बड़ा है आइडेंटिफिकेशन का। जाली यहाँ पे वोटर लिस्टें हैं, यहाँ पे इस मुल्क में शनाख्ती कार्ड बहुत जाली हैं, यहाँ पे उतने वोट हैं नहीं जितने बने हुए हैं। लिहाजा आइडेंटिफिकेशन के साथ, अंगूठे के निशान के साथ वोटर जो है उसकी आइडेंटिटी जो है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है कंफर्म करें। इतनी सी बात है। इस बात पे आपने वो फटा डाला, आप उस हद तक जा रहे हैं। भाई आप किसी 2 बंदे को नोटिस देते, सो व्हाट, मतलब ये 23 करोड़ लोग हैं, जमहूरियत है यहाँ पे। जमहूरियत क्या आपकी अना पे कुर्बान जाएगी? आप जो कुछ चाहते हैं, पता हिले या ना हिले, मतलब ये इस मुल्क में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।